स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट एग्जामिनेशन का जो पेपर नंबर 1 है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो उसमें दिया गया है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमने अपने पिछली कक्षाओं में देखा था, जैसे कि इफ़ यू आर रियली विलिंग टू बी अ टीचर यू मस्ट पजेस सर्टेन क्वालिटीज़। अगर आप वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए कि आप वास्तव में, आपकी दिली इच्छा है, आप में वो जुनून है कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए या शांति की नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, तो आज हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं शिक्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो शिक्षण के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसे हमने 6 भागों में बांटा हुआ है। पहला है उद्देश्य के आधार पर, स्तरों के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, स्वर के आधार पर, और उसके बाद है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर और शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर। तो इस तरीके से 6 प्रकार में हम शिक्षण के प्रकारों को बांट सकते हैं कि 6 प्रकार से हम शिक्षा की जो प्रणालियां हैं उनको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला कि हमने सबसे पहली चीज कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को विभाजित करते हैं तो एक जनरली अगर हम देखा जाए कि सभी जीवों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है और जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। बुद्धि का उपयोग उसे बाकी जानवरों से भिन्न बनाता है। तो बुद्धि का उपयोग को वो 2 प्रकार से कर सकता है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से। दोनों ही तरह के आप एग्जाम्पल्स आज के हमारे समाज में, आज के वातावरण में, हमारे देश में, विश्व में मौजूद हैं। तो यहाँ शिक्षा का पहला अगर उद्देश्य देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ होता है सीख, जिससे मनुष्य का विवेक जागृत होता है और विवेक सदैव सही मार्ग पर आपको लेके चलता है। तो यहाँ इस बिंदु के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शिक्षण का उद्देश्य, अगर एक संकुचित क्षेत्र में इस बिंदु की व्याख्या की जाती है कि वास्तव में शिक्षा का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, तो देखिए इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है मनोगत्यात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब है कि शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो आपको नॉलेज प्रदान करना है, आपको ज्ञान देना है। ज्ञान किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का हो सकता है, पर्टिकुलर टॉपिक का हो सकता है, किसी विषय का हो सकता है। तो ज्ञानात्मक है पहला उद्देश्य कि व्यक्ति इसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए कि स्टूडेंट आपके सामने आया है और आपको यहाँ ज्ञान देना है, ये शिक्षण का पहला उद्देश्य। दूसरा है भावात्मक और भावनात्मक स्तर पर। जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो गया उसे भावनात्मक स्तर पर आप कितना मजबूती से आपको मजबूती प्रदान करता है, ये शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा है मनोगत्यात्मक कि मन में उतरने के बाद आप उसे किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। आपको ज्ञान दिया गया, ज्ञान आपने अपने भावनात्मक स्तर मतलब आपके जेहन में वो समा गया है और जेहन में समाने के बाद हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर नॉलेज, आप उस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 भाग हैं शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर बांटने के पश्चात कि शिक्षा का जनरल उद्देश्य है आपको एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनाना, एक बेहतर समाज की रचना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पहला ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा अगर देखा जाए स्तर के आधार पर, देखिए अगर हम शिक्षा प्रदान करते हैं उसके वो कई स्तरों में व्यक्ति को मिलती है। कई बार हम ऊपरी तौर पर लेते हैं, कई बार हम उसको अपने अंदर अपने उसे कह सकते हैं कि हम आत्मार्पित कर देते हैं, हम अपनी आत्मा में उसे समाहित कर लेते हैं। हमें कोई चीज़ इतना पसंद आती है, इतना हम उसे हृदय से उतार लेते हैं। और तीसरा अगर हम कहा जाता है कि फिर हम उसे चिंतन स्तर, हम अपने कर्म में उसे ले आते हैं। तो यहाँ पे स्तर के आधार पर तीसरा स्मृति कि जो केवल आपकी मेमोरी तक है, याददाश्त तक है कि वो मेमोरी कहाँ तक चलती है, जहाँ तक कि आपका कोई एग्जामिनेशन होता है। आपने कोई बिंदु याद किए, उसके बाद उस बिंदु वो आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में, आपके स्मृति में कब तक रहेंगे, जब तक उसकी आवश्यकता है, उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं। दूसरे में है अवबोध कि आपको उस चीज का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, यानी पहले चीज आपको याद थी, अब आपने आत्मसात कर ली है। ओके, अब वो चीज आपके समझ में आ चुकी है, ठीक है, वो एक आपका एक अभिन्न, आपकी बुद्धि का एक अभिन्न भाग बन चुका है। और तीसरा अगर कहा जाए चिंतन कि अब वो आपकी सोच में शामिल है, जो जब आपकी चीजें आपकी सोच में शामिल होती हैं वो आपके कर्मों में नजर आने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर स्तर के आधार पर देखा जाए
तो स्मृति पहला स्तर है, अवबोध दूसरा स्तर है और चिंतन इसका तीसरा स्तर है। तो इन 3 स्तरों में हम इसे बांट सकते हैं। तो उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक स्तरों के आधार पर स्मृति, अवबोध और चिंतन। तीसरा अगर कहा जाता है शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर हमने शिक्षा को क्यों बांटा है? क्योंकि जिस तरह हम शासन प्रणाली में हमने देखा होगा तानाशाह राजा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे राजा रहे हैं, प्रजातांत्रिक आज का जो समय है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाज का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। तो शासन प्रणाली के आधार पर भी यही चीजें आपको शिक्षण में भी नजर आ सकती है। कई बार आपको शिक्षा की जो प्रणाली है, जो टीचर है ऐसा होगा जो बिल्कुल निरंकुश होगा, तानाशाह होगा, ओके अपने तरीके से पढ़ाएगा, अपने तरीके से मूल्यांकन करेगा, अपने तरीके से सजा देगा, आपको पनिशमेंट देगा, ओके। तो यहाँ पे अगर पहली चीज देखी जाए कि शासन के आधार पर निरंकुश शिक्षण प्रणाली, जहां पर किसी का कोई रोल नहीं है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, निरंकुश है, तानाशाह है जहां टीचर। दूसरा है प्रजातांत्रिक, जहां पे दोनों ही पक्षों की सुनी जाती है, जहां पे जो जनता है यानी जो स्टूडेंट्स है उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी समस्याओं को सुना समझा और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित, जहां पे मैनेजमेंट का इफेक्ट तो होता है लेकिन टीचिंग में वो हस्तक्षेप नहीं करते, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके पे कि हस्तक्षेप जहां किया जा रहा है, तो हो सकता है आज के समय में मैनेजमेंट का हस्तक्षेप हो, टीचर का हस्तक्षेप हो, या टीचर के ऊपर जो अधिकारी हैं उनका हस्तक्षेप हो, डीन का हस्तक्षेप हो, प्रिंसिपल का। तो इट डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स। बहुत सारी कि वो हस्तक्षेप है तो किसका हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप नहीं है तो किसका हस्तक्षेप नहीं है टीचिंग में। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर टीचिंग कर रहे हैं। तो शिक्षण के आधार पर जो तीसरा प्रकार था ये था शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण का प्रकार। अगला है स्वरूप के आधार पर। अगर शिक्षण के स्वरूप को देखा जाए तो शिक्षण को स्वरूप के आधार पर हम बांट सकते हैं वर्णनात्मक, कि जहां पर जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, केवल एक्सप्लेनेटरी होता है, जहां पर एक्सप्लेन चीजों को किया जाता है, वर्णन किया जाता है किसी चीज का। दूसरा है निदानात्मक, जहां पे किसी विषय का केवल वर्णन नहीं किया जाता है, जहां पे निदान किया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट की कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान किया जा रहा है। और थर्ड है उपचारात्मक। उपचारात्मक का तात्पर्य हो गया कि जहां पे चीजों को समस्या नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो ही इज और शी इज अ स्लो लर्नर, कि वो बहुत धीरे, मामूली, बहुत धीमी गति से किसी चीजों को सीखते हैं। तो उसके लिए आप क्या उपचार कर सकते हैं, क्या रेमेडी है वो आप अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वरूप के आधार पर हम 3 भागों में से बांट सकते हैं। अब शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, ओके, कि अब शिक्षण को हम बांट रहे हैं शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। जैसे कि पहला है प्रस्तुतिकरण, कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो अभी जैसे मैं प्रस्तुतिकरण है कि मैं एक टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ, तो पहला है प्रस्तुतिकरण, कि आप उस टॉपिक को प्रस्तुत कीजिए सामने, इसके समक्ष आपके सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर थ्योरी है, थ्योरी किसने स्टार्ट की है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, आज के समाज में उसका क्या उपयोग है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आप थ्योरेटिकली केवल एक व्याख्या करके, ठीक है, एक वर्णन करके उस चीज को आप अपने स्टूडेंट्स के समक्ष रख रहे हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप उस चीज को दिखाइए, ठीक है, कि जो थ्योरी में कह रही थी उसे करते हुए, कि कोई और कर रहा है आप उसे दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए। और तीसरे स्तर पर क्रिया, यानी आप अपने स्टूडेंट्स को खुद करने का मौका दीजिए। तो यहाँ पर कहकर, करते हुए, देखकर और खुद करके देखकर, ये 3 तरीके से इन्हें हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। ये भी एक तरीका है शिक्षण की क्रियाओं का, ओके। तो इस प्रकार से हम इन 3 भागों में से शिक्षण को बांट सकते हैं। और अगला है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। शैक्षिक प्रबंधन मतलब टीचिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। टीचिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हम बांट सकते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और नेचर। औपचारिक जहाँ पर हम बहुत फॉर्मल स्टडी करते हैं, जहाँ पर बहुत फॉर्मल एक पर्टिकुलर सिलेबस है, सिलेबस को कवर कराने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में हम जाते हैं, डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं, अपना रोल कंप्लीट किया, वेदर दे आर गेटिंग और नॉट एनीथिंग फ्रॉम दैट लेक्चर, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। तो ये एक औपचारिक है, औपचारिकता पूरी करते हैं। दूसरा तरीका है अनौपचारिक, जहां पे हमारे पास कोई बंदिश नहीं है, एक सिलेबस दिया गया है, टीचर को पढ़ाना है, वो अपने तरीके से, अनौपचारिक तरीके से उसे कवर करता है। हो सकता है उसे कवर करने में बहुत सारे तरीकों को काम में लेता है। और फिर एक निचरित, एक ऐसा तरीका जो ना तो फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है, लेकिन वो एक अलग ही प्रकार से, मतलब इट
इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द टीचर कि वो कैसे उस टॉपिक को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी शैक्षिक क्रिया के आधार पर कंप्लीट कराना चाहता है, हो सकता है कि वो निरंकुश शासन प्रणाली के आधार पर कराना चाहे, हो सकता है वो ज्ञानात्मक केवल एक नॉलेज प्रदान करने के स्तर पर करा सके। तो इस प्रकार से शिक्षण बहुत सारे प्रकार का होता है कि इतने सारे प्रकार उसमें दिए गए हैं, लेकिन इनको इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम बाद में हम जो टोटल जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं इन टॉपिक से वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरेटिकल